हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। अब तक हम देख चुके हैं हम अपनी पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। हम राजनीति विज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं देख चुके हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद भी देख चुके हैं। उससे नेक्स्ट टॉपिक हम आज देखने जा रहे हैं अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। पहले तो ये जो शब्द है अंतर अनुशासनात्मक, इससे क्या मतलब है? अनुशासन सिंपल शब्दों में विषय हम कहते हैं जिनको। तो ये जो दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ था वो इस मेन मकसद से उत्पन्न हुआ था कि अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से जानने की कोशिश करें तो हमें सभी विषयों का, दूसरे विषयों का भी सहारा लेने से नहीं हिचकना चाहिए और हम तभी किसी भी समाज के किसी भी क्षेत्र को तभी जान सकते हैं या किसी भी विषय को गहराई से हम तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब हम दूसरे विषयों का भी सहारा लें, दूसरे विषयों की भी हेल्प लें, तभी हम संपूर्ण जानकारी किसी भी क्षेत्र में हासिल कर सकते हैं। ये एक दृष्टिकोण है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या उपागम या इंग्लिश में अप्रोच। मतलब ये अध्ययन का एक तरीका बताता है। मतलब जब कोई राजनीति वैज्ञानिक या कोई समाज वैज्ञानिक स्टडी करता है, सिद्धांत निर्माण करता है या शोध करता है, तो ये दृष्टिकोण उसको ये बताता है कि आपको दूसरे सभी विषयों की हेल्प लेने में नहीं हिचकना है और उनका सहारा लेना चाहिए। उनमें घनिष्ठ संबंध होता है और हम किसी भी पहलू को तभी अच्छे से जान सकते हैं, समाज के किसी भी पहलू को तभी अच्छे से जान सकते हैं जब तक हम दूसरे विषयों से भी सहारा लें, तभी हम उसको अच्छे से जान पाएंगे। तो हम यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह एक अध्ययन पद्धति या दृष्टिकोण या उपागम या तरीका है जो ये बताता है कि समाज के विभिन्न पहलुओं, मतलब आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, कोई भी पहलू, समाज से जुड़ा हुआ कोई भी फील्ड का अध्ययन करते समय विभिन्न समाज विज्ञानों में तालमेल आवश्यक है। समाज के विभिन्न पहलू आपस में जुड़े हुए हैं और उनका अध्ययन अलग अलग नहीं किया जा सकता, है ना। सरल शब्दों में, जैसे हम राजनीति को जानना चाहते हैं अच्छे से, मतलब समाज के राजनीतिक पहलू को जानना चाहते हैं, तो हम राजनीति को तब तक अच्छे से नहीं जान पाएंगे जब हम आर्थिक पहलू को नहीं अच्छे से समझ लेते या उसकी ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं समझ लेते, या हम अगर आर्थिक पहलू को जानना चाहते हैं अच्छे से, अर्थशास्त्री जो ये करना चाहते हैं, तो वो तब तक नहीं उस चीज़ को अच्छे से जान सकते जब तक कि वो उसकी हिस्ट्री को ना जान लें या उसकी राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ना जान लें, जिससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो इन लोगों का ये मानना था कि ये सब विषय जुड़े हुए हैं, आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं और हमें किसी भी फील्ड का अध्ययन करते समय इनकी सहायता लेने में नहीं हिचकना चाहिए और सहायता ले लेनी चाहिए। अंतर अनुशासनात्मक उपागम का तात्पर्य हम फिर से एक बार अच्छे से देखने के लिए कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम का तात्पर्य है, स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि ये अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण है जो विभिन्न विषयों में घनिष्ठ संबंध पर बल देता है। या हम यहाँ देख रहे हैं, वस्तुतः 19वीं व 20वीं सदी से अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पृथक पृथक विषयों में बांटकर अध्ययन किया जाने लगा। एक्चुअली पहले तो बहुत पहले प्राचीन काल में तो एक ही गुरु सारे विषयों की शिक्षा देता था, दर्शन के नाम पर या शिक्षा के नाम पर। तो बहुत डिवीज़न नहीं था विषयों में, ज्ञान का बहुत डिवीज़न नहीं था। पर 19वीं और 20वीं सदी से बहुत सारे विषय बढ़ गए और उनकी बिल्कुल जो नॉलेज थी वो बिल्कुल अलग अलग लोगों के द्वारा ग्रहण की जाने लगी, डेवलप की जाने लगी। तो इससे एक समस्या खड़ी हो गई कि पूरी तरह जानने के लिए एक ही विषय की सीमा अपर्याप्त थी, कम थी और अन्य विषयों और अनुशासन का सहारा लिए बगैर पूर्ण जानकारी संभव नहीं हो सकती थी। इसलिए कुछ विद्वानों ने अंतर अनुशासनात्मक तरीके से अध्ययन पर बल दिया और ये सभी हमें ये जानना चाहिए कि ये केवल राजनीति विज्ञान में ही नहीं उदित हुआ था। ये जो आंदोलन या ये जो अप्रोच थी, ये सभी समाज विज्ञानों में उदित हुआ उपागम था, अप्रोच थी।
पर हम क्योंकि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इसको परिभाषित करने की यदि कोशिश करें तो हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ऐसा उपागम है जो अन्य विषयों या अनुशासन का मतलब विषय के अन्य विषयों या अनुशासनों के साथ राजनीति विज्ञान के घनिष्ठ संबंध पर बल देता है और जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य समाज विज्ञानों या दूसरे अन्य विषयों की उपयोगिता स्वीकार करता है। हम आगे देखते हैं अंतर अनुशासनात्मकता का विचार हालांकि परोक्ष रूप से पहले भी अप्रत्यक्ष रूप से हमें यहाँ प्लेटो में जो प्राचीन काल के विचारक थे प्लेटो में दिखाई देता है जब हम देखते हैं कि वो आदर्श राज्य की स्थापना करते समय शिक्षा पर भी अपने विस्तृत विचार दे रहे हैं, परिवार को भी अपने हिसाब से उसके संबंध में भी नियम बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बीच में दूसरे पहलू भी दिखाई दिए प्लेटो के दर्शन में। अरस्तु ने भी तरह तरह से आर्थिक चीज़ों पर भी अपने विचार व्यक्त किए और राजनीति को समझने के लिए जैसे राजनीतिक क्रांति को समझने के लिए उन्होंने आर्थिक कारण दिए, आर्थिक रीज़न होते हैं किसी भी राजनीतिक क्रांति के पीछे, ये बताया और बहुत विस्तार से विचार दिए। मार्क्स भी आर्थिक चीज़ों को बीच में लाता है, राजनीतिक चीज़ों पर अपने विचार व्यक्त करते समय, राजनीतिक सिद्धांत निर्माण करते समय वो आर्थिक पहलू भी मतलब अर्थशास्त्र की हेल्प लेता हुआ भी दिखाई देता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से हमें पुराने विचारकों में भी ये दिखाई देता है। जो राजनीतिक विचारवेत्ता थे, राजनीतिक विचारक थे, वो दूसरे अलग फील्ड्स में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरे विषयों की हेल्प लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पर आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान के संदर्भ में इसे वर्तमान रूप में लाने का श्रेय मुख्य रूप से व्यवहारवादियों को है। व्यवहारवादी हम पहले व्यवहारवाद देख चुके हैं और बहुत सारे नाम व्यवहारवादियों के तौर पर हमने लिए थे। व्यवहारवादियों ने मानव व्यवहार को एक्चुअली ये आवश्यकता ही तभी उत्पन्न हुई कि व्यवहारवादियों का जो मुख्य लक्ष्य था वो था मानव व्यवहार का अध्ययन करना। और मानव व्यवहार तो हम जानते हैं कि बहुत सारी दूसरी चीज़ों से इफेक्टेड होता है। तो अगर मानव के राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो हम देखते हैं कि उसका राजनीतिक व्यवहार उसके आर्थिक पहलू से भी निर्धारित होता है, उसके मनोविज्ञान से भी निर्धारित होता है, वो कहाँ पर रहता है ज्योग्राफी से भी निर्धारित होता है, जलवायु से भी इवन कई बार निर्धारित होता है। तो इस व्यवहार को जानने के लिए व्यवहारवादियों को ये आवश्यकता पड़ी कि सभी पहलुओं को जानना आवश्यक है और इसके लिए दूसरे समाज विज्ञानों या दूसरे विषय भी समाज विज्ञान के अलावा भी सहायता लेना जरूरी है। ये इसके बिना संभव नहीं है कि मानव व्यवहार को सही तरीके से स्टडी कर लिया जाए। तो ये मुख्य रूप से व्यवहारवादी विचारक थे जो आधुनिक युग में सामने आए अंतर अनुशासनात्मकता का विचार लेकर के। तो ये वही मतलब तभी साथ साथ उदित हुआ आंदोलन था, उपागम था। प्रमुख अंतर अनुशासनात्मकवादी विचारक हम नाम ले सकते हैं, जैसे थोड़े पुराने जस्ट इससे पहले के 20वीं सदी में ग्राहम वेलास, आर्थर बेंटले, फिर उसके बाद में चार्ल्स मेरियम, लॉसवेल, मैक्स वेबर, मिशेल्स और भी बहुत सारे विचारक हैं जिन्होंने अपनी स्टडीज़ में दूसरे समाज विज्ञानों से हेल्प ली, उनसे मिला जुला कुछ अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की मान्यताएं या लक्षण, ये जो विचारक थे जिनमें प्रमुख रूप से व्यवहारवादी विचारक थे, इनका मानना था कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन, यहाँ हम पहला बिंदु देख रहे हैं इधर, यह राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों व विषयों के संदर्भ में करना चाहता है। ये तो हम बार बार डिस्कस कर ही रहे हैं कि ये क्या मेन मान्यता को लेकर के चलते हैं। ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन मतलब राजनीति का अध्ययन बेसिकली अन्य समाज विज्ञानों के सहायता से उनके संदर्भ में करना चाहता है। दूसरी बात,
ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सभी समाज विज्ञानों का केंद्रीय विषय अलग अलग होते हुए भी वे समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, ऐसा इनका मानना था। ये जो अंतर अनुशासनात्मकवादी विचारक थे, ये सभी विषयों को इक्वल वेटेज दे करके चलते हैं, इक्वली इम्पोर्टेंट मानते हुए चलते हैं। किसी एक विषय के द्वारा अगर दूसरे विषयों से हेल्प ले ली जाती है तो इससे उसकी इम्पोर्टेंस कम नहीं हो जाती, वो इंडिपेंडेंट होता है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस जो है वो रहती है, इससे उस पर कोई आँच नहीं आती। ये इनका मानना था, ये ने प्रोजेक्ट किया। तीसरी बात कि यह इतिहास, दर्शन, नीतिशास्त्र, धर्म जैसे मूल्यपरक विषयों के बजाय वैज्ञानिकता पर बल देता है। हालांकि ये इनको भी इम्पोर्टेंट मानता है, इनसे हेल्प लेना चाहता है। इतिहास, दर्शन, नीतिशास्त्र और धर्म सभी विषयों से, एक्चुअली उनमें ये चारों भी शामिल हैं, पर ये क्योंकि मूल्यपरक विषय हैं तो ये व्यवहारवादी थे। बेसिकली व्यवहारवादी मूल्यपरकता को वैसे भी पसंद नहीं करते थे। तो इनका जो मुख्य इनका मानना था कि इन मूल्यपरक विषयों के बजाय वैज्ञानिक विषयों से हेल्प लें तो राजनीति विज्ञान को ज़्यादा फायदा होगा। तो ये जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, सांख्यिकी आदि विषयों को इम्पोर्टेंस देना चाहते थे, उनसे राजनीति विज्ञान को ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा मान करके वो चलते थे। और उनकी अगली मान्यता, या हम फोर्थ इस स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि ये संस्थागत अध्ययन के बजाय प्रक्रियाओं, अब ये जो विचारक थे सारे अंतर अनुशासनात्मकतावादी विचारक जो थे, ये इनका एक और मानना था कि ये संस्थाओं का औपचारिक अध्ययन नहीं करना चाहते थे, बल्कि प्रक्रियाओं का अध्ययन करना चाहते थे। ये नए आधुनिक दृष्टिकोणवादी विचारक थे। हम पहले भी आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ चुके हैं, तो ये सब वही विचारक हैं, आधुनिक दृष्टिकोणवादी। तो ये प्रक्रियाओं का अध्ययन, जैसे निर्णय प्रक्रिया या मतदान व्यवहार या राजनीतिक दलों का व्यवहार या दबाव समूहों का व्यवहार वगैरह का अध्ययन करने पर बल देते हैं, प्रक्रियात्मक विषयों पर, है ना, ना कि किसी जैसे व्यवस्थापिका के क्या कार्य होते हैं जैसी औपचारिक चीज़ों पर, या कब उदित हुआ या कैसे उदित हुआ। तो इनके बजाय ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं, मतदान व्यवहार कैसे सुनिश्चित होता है, किस तरह से मतदाता जब वोट करता है तो उसका व्यवहार किन चीज़ों से इफेक्टेड होता है, इन चीज़ों पर, राजनीतिक दल एक्चुअल में कैसे काम करते हैं, दबाव समूह सच में कैसे काम करते हैं, इनके अध्ययन पर ये बल देना चाहते हैं। ये आधुनिक दृष्टिकोणवादी विचारक थे और ये इनकी मुख्य मान्यता थी। अगली बात हम यहाँ पांचवी बात, ये मानव के सामाजिक अस्तित्व को अखंडनीय, अविच्छिन्न मानकर, मतलब एक मानकर, समग्र मानकर सभी समाज विज्ञानों में अध्ययन हेतु एक ही प्रकार की पद्धतियों व प्रतिमानों का प्रयोग चाहता है। मतलब ये चाहता है कि सारे समाज विज्ञानों में एक जैसे पैटर्न से, एक जैसे मॉडल्स या एक जैसी पद्धतियों से रिसर्च हों, ताकि एक दूसरे के द्वारा इकट्ठा किया गया डाटा दूसरे विषय भी यूज़ कर सकें, तो ज्ञान का हस्तांतरण हो सके, एक दूसरे विषयों को आपस में हेल्प करना ज़्यादा आसान हो जाए। तो एक ही प्रकार की पद्धतियाँ हो रिसर्च की, एक ही जैसे प्रतिमानों का प्रयोग हो, लगभग मतलब एक पैटर्न में हो, जिससे यदि कोई विषय दूसरे से सहायता लेना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल ना हो। तो ये जो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण था, मुख्य रूप से यही था कि ये सभी विषयों में घनिष्ठ संबंध पर बल देता है। राजनीति विज्ञान के संबंध में हम कहें तो ये राजनीति विज्ञान में अन्य समाज विज्ञानों व दूसरे विषयों, अन्य विषयों की सहायता लेने में संकोच नहीं करता, ले लेना चाहता है। तो ये जो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण था, ये हम इसकी मुख्य मान्यताएं देख चुके हैं। इसका कुछ महत्व रहा, ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसने दूसरे समाज विज्ञानों के तथ्यों, तकनीकों, पद्धतियों और अवधारणाओं को ग्रहण किया और राजनीति विज्ञान को समृद्ध बनाया। ये हम बहुत शॉर्ट में हम इसकी इम्पोर्टेंस को याद कर रहे हैं। जैसे संप्रेषण, कम्युनिकेशन थ्योरी, व्यवस्था विश्लेषण, ये हम पढ़ेंगे बाद में, व्यवस्था विश्लेषण, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम वगैरह, ये कई नई चीज़ें ये राजनीति विज्ञान में लेकर गया है। ये सोशियोलॉजी से ली हुई चीज़ें हैं। जैसे और कुछ नई अवधारणाएं भी लेके आए,
जैसे राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, ये पढ़ेंगे बाद में जा कर के। राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक संप्रेषण, राजनीतिक समाजशास्त्र। तो ये मतलब राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र दोनों के घनिष्ठ संबंध से उजागर उनसे मिला करके ये कुछ नई अवधारणाएं सामने आई जो ये राजनीति विज्ञान में लेकर के आए। तो ये इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत हुआ, मॉडर्न हुआ, ज़्यादा रियल हुआ। थैंक यू वेरी मच।